This investment management is the first part in your security analysis the topic. If we as we discussed syllabus yesterday, so security analysis उसका first part है investment management. आज हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है क्या, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने का तरीका क्या है। सबसे पहले इसके अंदर समझेंगे दैट दिस इज अ वर्ड कॉल्ड मैनेजमेंट। वी ऑल नो व्हाट इज मैनेजमेंट, बट इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है मैनेजमेंट का मतलब है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट इसमें दो चीज़ें मिसिंग हैं। हम कहते हैं जी मुझे मैनेजमेंट करना है, अच्छे से मैनेज होना चाहिए, चीज़ें प्रॉपर मैनेज होनी चाहिए। तो वो जो हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं वो मैनेजमेंट कैसे होगा, वो मैनेजमेंट होगा कि उसकी डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की। और उस डेफिनेशन के अंदर आता है दो कंसेप्ट्स आते हैं। पहला कंसेप्ट है हमारा कि मैनेजमेंट करना है प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ साथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। एक तो मेरे पास जो भी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, दूसरा कौन से रिसोर्सेज हैं, ओनली रिसोर्सेज नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो अगर कोई कहता है जी मैनेजमेंट क्या है, तो मैं बोलूँगा मैनेजमेंट है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन। आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और आप उन लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहते हो, तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट इज नथिंग बट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब क्वेश्चन आया किस चीज़ का मैनेजमेंट का करना है, किसकी मैनेजमेंट करनी है, किसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है वो है इन्वेस्टमेंट का। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट जो है वो एक वर्ड है जो वर्ब से बना है इन्वेस्ट। अब हम कहते हैं जी हम हर चीज़ इन्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं जी देखो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया, मुझे बदले में ये चाहिए, मैंने एफर्ट्स लगाए, मुझे बदले में ये चाहिए, मैंने अपनी माइंड का यूज़ किया, मुझे इसके बदले में रिवॉर्ड चाहिए, जिसे हम सैलरी बोलते हैं। मैं राइट नाउ आई एम पुटिंग माई टाइम एंड माई माइंड invested in your class, बदले में I am getting salary, so that is called I am investing something। अब investing का दूसरा मतलब समझ लीजिए। investment refers to जब आप एक काम कर रहे हैं but you are foregoing the other, क्योंकि I am right now engaged in the class, I am foregoing the other all opportunities available to me, so right now I am investing in the class। so इसी तरह से investment in financial terms, investment in financial term refers to when you are putting your finances in something in order to get some return। so when you are putting your finances, that is called finances, invest हो रहे हैं। और किस लिए इन्वेस्ट हो रहे हैं? for the returns। so ultimately you are investing your money and उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सम रिटर्न। अब ये जो रिटर्न है दिस में बी फ्यूचरिस्टिक रिटर्न एंड फ्यूचर कैन बी नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम। सो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, पुटिंग योर मनी इन सम पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट in order to have some objective, achieve some objective। कौन से हैं? नियर वाले हैं या फार वाले हैं, बट ऑब्जेक्टिव ज़रूर हैं। और फाइनेंसिस में वो ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स? वो है हमारी रिटर्न्स, क्योंकि हम पैसा लगाते हैं तो हमें मेनली रिटर्न्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्टीमेटली इफ़ आई गो फॉर द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज पार्टिंग योर मनी, अपने पैसे को अपने से अलग करना, parting your money with an objective, with the thought to earn over this money in the near future or long future। so अब हमने पैसे को इन्वेस्ट करना है, पार्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए लोग अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, फैमिलीज़ को कत्ल कर देते हैं वो है हमारा पैसा।
सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, वो है हमारा पैसा। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, मैंने इसको सम अप कर दिया कि हम किलिंग पे भी चले जाते हैं। इट मीन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इज क्वाइट वाइटल, and if this importance of money is quite vital, it means that we will not waste it, we will be using it, we will be investing it, और इसके लिए हम केयरफुल अटेंशन दिमाग लगा के चलते हैं। बट होता क्या है, कमाने में लोग बहुत मेहनत करते हैं, बट जब उसको खर्च करने की बारी आती है, इन्वेस्ट करने की बारी आती है, तो वहाँ पर वो लोग उसे सही तरीके से सोच समझ कर नहीं लगा पाते। रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है दैट दे लैक अ सब्जेक्ट, एंड दैट लैक ऑफ सब्जेक्ट इज लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। कहता है हम सब ने क्या किया हुआ है, हम सबके पास अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है। अपने सब्जेक्ट की नॉलेज का मतलब क्या है? हमें साइंस पढ़ाई जाती है तो हम साइंस में लगे हुए हैं, हमें कॉमर्स पढ़ाई जाती है तो हम कॉमर्स में लगे हुए हैं, अकाउंट्स में लगे हुए हैं। अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों से क्या कमाएंगे? पैसा। ये जो पैसा हमने कमाया, इसको लगाना नहीं आता, इन्वेस्ट करना नहीं आता। मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है? फाइनेंशियल एजुकेशन की प्रॉब्लम है। आप सारे के सारे सीए बन जाओगे, एमबीए कर लोगे, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स कर लोगे, उसके बाद अल्टीमेटली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये जो कमाया है लगाना कहाँ है? वेयर टू पुट दिस मनी? और आप कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहोगे, तो आप उसको लगाने के लिए आपकी कोशिश होगी कि वो सही तरीके से लगे। तो सही तरीके से लगे का मतलब है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। अब तरीके तो नहीं पता आपको, आपके लिए क्वेश्चन ये आएगा, अगर मैं यहाँ लगाऊं क्या होगा, अगर मैं यहाँ लगाऊं क्या होगा, कल को यहाँ पे नुकसान ना हो जाए, व्हाट टू डू, हाउ टू हैंडल। नाउ यू ऑल आर लकी इनफ। Why? Because we have a subject this in our classroom, and if you are going to understand it for your lifetime and detailed understanding, it will eventually help you. How it will help you? It will help you in terms of जब आपके पास पैसा आया उसको इवेल्युएट कर पाओगे। और इवेल्युएट किस लिए? क्योंकि हमारे टॉपिक में, सब्जेक्ट में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का टॉपिक है। तो माय एंडेवर इज टू डिलीवर इट कि हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अच्छे से समझ लें। और इसमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? ओवरऑल इस सारे को हम बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। वी विल बी ट्राइंग टू एजुकेट आवरसेल्व्स विद द फाइनेंशियल वर्ल्ड। और कोई मुश्किल काम नहीं है, क्वाइट ईजी करने का तरीका, और हमें अपना माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा फ्रॉम दैट एंगल टू डेवलप इट इन द सेंस ऑफ फाइनेंसेस। तो हमने क्या सीखा? इन्वेस्टमेंट क्या है? पार्टिंग ऑफ मनी है, हमें पैसे से जुदा हो रहे हैं। वाई वी आर पार्टिंग द मनी? इन ऑर्डर टू रिटर्न इट इन फ्यूचर। शायद कई लोग पार्ट होते हैं अपनी आज की कंजम्पशन को छोड़ के भी, कुछ मन मार के भी पार्ट होते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आती है? बाद में दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन थी नहीं, नॉलेज कम थी, लगा दिया। आया कोई दोस्त फैमिली का, उसने बताया ऐसे ऐसे लगा दो, ये फलानी पॉलिसी है, उसमें लगा दिया, बाद में पता लगा वो पॉलिसी तो हमारी डूब गई। क्या कर सकते हैं? बाद में नुकसान हुआ। सो इन दैट एंगल व्हाट वी डू इज दैट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कमी क्या थी, लर्निंग करेंगे, फिर उसकी इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएशन करके फिर हम उसको लगाएंगे। सो आई बिलीव हमें इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट समझ आ गया है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है क्या। अब इसकी नेचर क्या है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की? मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसका थॉट, इसका मूविंग क्या है? इसका मूविंग है, इसका अंडरलाइंग फैक्टर, वो अंडरलाइंग फैक्टर है फाइनेंस। एंड दिस फाइनेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। इसलिए इसके नेचर में सबसे है कि इट डील्स विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ, एंड दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ इज फाइनेंस। सेकंड, that this investment scenario keeps on changing. That's called, the another feature is that it is dynamic in nature. अगर आप कहें कि जी इंस्ट्रूमेंट बदलते रहते हैं, अब आपको इंस्ट्रूमेंट सीखने पड़ सकते हैं, बट इसका बेसिक फैक्टर हमेशा सेम रहेगा। अब एक बेसिक फैक्टर के ऊपर मैं आपसे बात करता हूं। आप सब ने एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट सुना होगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है जी ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या? कहता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज एज एंड व्हेन द टाइम कीप्स ऑन मूविंग,
द वैल्यू ऑफ द मनी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। कहता है, इसको मैं ऐसे भी पुटअप करता हूं, वैल्यू ऑफ अ रूपी टुडे इज हायर देन वैल्यू ऑफ अ रूपी टुमारो। So what I have written? I have written value of a rupee today is higher than value of a rupee tomorrow। मतलब जो आज 1 रुपए की वैल्यू है वो कल वाले 1 रुपए से ज्यादा होगी। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे आपके 1 रुपए की वैल्यू कम होती चली जाती है, क्योंकि उसके ऊपर इन्फ्लेशन लगती है। मैंने तभी लास्ट टाइम भी आप लोगों से डिस्कस किया था, आपके दादा आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या बोला, हमारे टाइम तो ये चीज़ 10 रुपए की आती थी, अब ये चीज़ इतने रुपए की हो गई है। मैंने आपसे पहले भी बात की, पेट्रोल 60 रुपीज़ का देखा, आज 80 रुपीज़ के पास है। वैल्यू ऑफ अ रुपी इज गेटिंग डिक्रीज्ड। आपको कई इंश्योरेंस वाले आते हैं, कई कमिटमेंट करने आते हैं। क्या कमिटमेंट करते हैं जी, आज आप हमें 2 सालों के लिए इतने पैसे लगाओ, 10,000 रुपये महीना दो, 2 सालों में आपने 1 साल में 1,20,000 दिया, और आप एक काम करें, 1,20,000 आपने 1 साल में दिया, हमें ये आप 10 साल दे दीजिए। तो आपने बेसिकली 1,20,000 को साथ में कर दिया, तो इट इज़ 12 लाख रुपीज़ विच यू हैव पेड टू द फर्म। अब आप तो दे रहे हो हर मंथली। अब देखो 10,000 जनवरी में दिया, उस जनवरी वाले 10,000 की वैल्यू जो आपने दिसंबर में 10,000 दिया उससे डिफरेंट होगी। अब आप सोचें, वो आपको कमिटमेंट करते हैं कि आपने 10 ईयर्स में 12 लाख रुपए दिए, वो कहते हैं जी हम आपको 20 सालों में आफ्टर 20 ईयर्स तो हम आपको 25 लाख दे देंगे। आप खुश हो जाते हो, आप कहते हो दिया 12 लाख मिल गया 25 लाख। आपने इसके अंदर अंडरलाइंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं सोची। वो क्या है कि जी दिया तो अब 10 सालों में 12 लाख रुपया आज की कॉस्ट पे, और हमें ये मिला कब, 20 ईयर्स में, मतलब आफ्टर 10 ईयर्स, उसके बाद भी 25 लाख। आप जरा सोचो, ये जो आपने पैसा दिया इसकी वैल्यू जब मैं इस 25 लाख को आज पे लेके आऊंगा, हम क्या करते हैं, हम करते हैं दोनों को आज ही मान लेते हैं कि जी 12 लाख और 25 लाख, इट इज नो। एक आपको 10 सालों में दे रहे हो, एक आपको 20वें साल में मिलना है बच्चों। सो उन दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। वैल्यू ऑफ अ मनी रुपी टुडे इज हायर देन वैल्यू ऑफ अ रुपी टुमारो। तो जो आपको 20 साल बाद 25 लाख मिला, वो 20 साल वाले 25 लाख की वैल्यू शायद 12 लाख से भी कम हो या उससे भी कम हो। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इफेक्ट कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या चीज़ है। इसके ऊपर हमारी डिस्काउंटिंग रेट मैकेनिज्म लगता है, वो मैकेनिज्म एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। उस डिफरेंट मैकेनिज्म को हम समझ सकते हैं। मैं इसी को ही अगर आपको एज अ काइंड ऑफ क्या बोलते हैं टॉपिक समझें, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक काम करिए, आप लोग, ये मैंने यहाँ पर एक एक्सरसाइज डाल रहा हूँ, ये देखिए, अभी हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। मैं बोलता हूँ कि जी मैं 1,20,000 रुपये हर साल दे रहा हूँ। सो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाउ मच डिड आई पे, 1,20,000। I paid 1,20,000 एवरी ईयर। अब जब मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी करूंगा तो मुझे ये अंडरस्टैंड करना है दैट आई हैव टू, इन्फ्लेशन कॉस्ट एंड अदर एस्पेक्ट्स विल कीप ऑन डिक्रीजिंग द मनी, वैल्यू ऑफ द मनी। ये आप लोगों को पता है। आप एक चॉकलेट 25 पैसे की, टॉफी 25 पैसे की लेते थे, आज वो 1 रुपए की भी नहीं है। सो आई बिलीव इट इज अ डिस्काउंटिंग रेट, और वो डिस्काउंट रेट हम मान लेते हैं, लेट्स से दैट डिस्काउंट रेट इज 10%। तो फॉर्मूला क्या आता है कि 1/1 प्लस डिस्काउंट रेट। तो मैं अगर बोलूं 10% है, सो 10% का मतलब है यहां पर मैं मान लूंगा 1/1.1। 10% मैंने उसकी वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए माना कि उसकी जो वैल्यू गिरेगी वो साल में 10% गिरेगी। अगर वो वैल्यू साल में 10% हमारी गिर रही है तो इसकी हमारी बेटा अंडरलाइंग वैल्यू क्या आती है। अपना कैलकुलेटर खोलें,
1 डिवाइडेड बाय 1.1 कर दीजिए। सो यू विल फाइंड आपका जो 1 रुपया है उसकी वैल्यू 0.909 एट द एंड ऑफ द ईयर आएगी। 0.909 मतलब 1 रुपए की वैल्यू जनवरी 1 में और दिसंबर 31 को 1 रुपया 90 पैसे के बराबर हो जाएगा। दूसरे साल वो कितने के बराबर होएगा? दैट इज 0.826। मैंने सिर्फ इक्वल बटन प्रेस किया है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 किया, 0.909 आया। 0.909 मीन्स 90 पैसे। जैसे ही मैंने उसको दोबारा से प्रेस किया, इक्वल प्रेस करूंगा क्योंकि ऑटोमेटिकली वो डिवाइड करेगा, तो सेकेंड ईयर के लिए वैल्यू आ रही है 0.826। 0.826। अगेन आई एम गोइंग फॉर थर्ड, इक्वल्स दैट 0.751। अगेन इक्वल्स फोर्थ ईयर के लिए 0.684। फिफ्थ ईयर के लिए आ रही है 0.621। सिक्स्थ ईयर के लिए आ रही है 0.564। सेवन्थ ईयर के लिए आ रही है 0.513। एट्थ ईयर के लिए आ रही है 466। नाइन्थ ईयर के लिए आ रही है 0.424 एंड टेंथ ईयर के लिए आ रही है 0.385। दिस इज फॉर 10 ईयर्स। इसका मतलब मेरा 1,20,000 इसकी वैल्यू इस तरीके से डाउन होएगी। अब आप सोचिए कि 1 रुपया 10 साल बाद 38 पैसे, 0.385 इज द वैल्यू दैट इट इज ऑफ 38 पैसे। नाउ आई हैव टू गेट माई 25 लाख आफ्टर मोर अगेन नेक्स्ट 10 ईयर्स। मतलब मुझे उसकी नेक्स्ट 10 ईयर्स की वैल्यू और कम करनी है क्योंकि फिर मुझे 25 लाख मिलेगा। सो आई एम गोइंग फॉर द 11th ईयर। So if I go for the 11th year, just I'm trying to find out the space. Let's say I find out the space and I am going to write here. See, for 11th year, the value is 0.350. For 12th year, it is 0.318. And then 13th year it is 0.289. 14th year it is 0.263. 15th year it is 0.239. 16th year it is 0.218. 17th year it is 0.198. 18th year it is 0.180. 19th year it is 0.163 and 20th year it is 0.149. So I am stopping here so you can find out कि 20वें साल में जब मुझे पैसे मिलेंगे so its value would be 0.149. 0.149 को मैं ये भी कह सकता हूं कि 15 पैसे के बराबर है वैल्यू 1 रुपए के 20 साल बाद। तो अब हम समझ सकते हैं कि अब हम इसको प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट पे लेके आते हैं क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है दोनों को आज की वैल्यू पे ले आते हैं। सो आज की वैल्यू क्या है? 1,20,000 मैंने 10 साल के लिए दिया, तो 10 साल मैंने लगातार 1,20,000 दिया, तो इसकी मैं टोटल वैल्यू कर लेता हूं कि मेरे को ये जो 1,20,000 है ये मैंने 10 साल के लिए पे किया, तो मैंने टोटल कितना दे दिया। सो आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, मैं इस डिस्काउंटिंग फैक्टर को ऐड कर रहा हूं। दिस इज 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.684 प्लस 0.621 प्लस 0.564 प्लस 0.513 प्लस 0.466 प्लस 0.424 and plus 0.385. So total annuity is 6.143. 6.143 और इसको मैंने 1,20,000 दिया हर साल, तो मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000. सो द टोटल वैल्यू विच आई पेड ओवर द 10 ईयर्स, उसकी आज की जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, वह है 7,37,160. तो 7,37,160 ये मेरे पास से चले गए
आउट हो गया पैसा जो मैंने हर साल या हर महीने 10,000 करके दिया, 10,000 करके 10 साल पे किया। तो 10,000 मैंने एक महीने में पे किया, 12 महीने में मैंने एक 20 दिया, 10 साल में मैंने 12 लाख दिया। उसकी प्रेजेंट वैल्यू मतलब 1 रुपया आज से 10 साल बाद हो रहा है मेरा 0.385, 38 पैसे के बराबर। तो मैंने उस सारे को काउंट कर लिया, एन्युटी निकाली और वो आ गया 6.143। अब ये तो मैंने पैसा दिया, मल्टीप्लाई किया 12 लाख से, तो 7,37,160 इज द टुडेज वैल्यू। नाउ आई विल कैलकुलेट द टुडेज वैल्यू फॉर द अमाउंट विच आई विल रिसीव, एंड आई एम गोइंग टू रिसीव 25 लाख रुपीज। But when will I receive? I will receive it at the 20th year, and I am going to get the 20th year value. तो जो डिस्काउंटिंग वैल्यू 20th year को है वो है मेरी 0.149, 0.149 multiplied by 25 lakh. So 25 lakh into 0.149, it comes out to be 3,72,500, 3,72,500। ये आएगा मुझे इन आफ्टर 20 years। लुक एट वैल्यू ऑफ द मनी। अगर मैं उसको आज के कंसेप्ट में लेके आता हूं बच्चों, 3,72,500 है आज की वैल्यू, और मैं पे कर रहा हूं 737,160। तो अगर मैं माइनस कर दूं 737,160, तो मुझे जो नेट लॉस हो रहा है वो 3,64,660, 3,64,660। दिस इज माई लॉस ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। Dinesh says yes, it means that money is more valuable when it is received closer to the present. Absolutely right. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप दूर होते चले जाएंगे मनी से, अनसर्टेनिटी फैक्टर बढ़ता जाएगा। जितना जितना अनसर्टेनिटी फैक्टर बढ़ता जाएगा स्टूडेंट्स, उतनी ही वैल्यू ऑफ दैट मनी रिड्यूस होती चली जाएगी। और हम कहते हैं ना जी वैल्यू करोड़ों में आ गई। देखो जी हमारे पेरेंट्स ने लाखों में लिया था, आज वो करोड़ों में आ गया। लाखों में लिया, करोड़ों में तो वो अपने आप आएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू डाउन हो रही है। तो होता क्या, इवेंचुअली वैल्यू का अमाउंट भी इंक्रीज होता रहता है ताकि वो कंपनसेट हो जाए। तभी तो देखो इसने आपसे सिर्फ 1,20,000 10 साल में, आप कहते हो सिर्फ 12 लाख, और भाई गॉड 25 लाख मिल रहा है आफ्टर 20 years। और उसकी वैल्यू देख लो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द बेसिक प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। किसी बंदे को अगर ये चीज नहीं आती है फाइनेंशियल एजुकेशन का, दिस इज ABC, फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। एवरी टाइम जब भी आपके पास कोई इंश्योरेंस वाला आए या ना आए, कोई इंश्योरेंस की आपके पास स्कीम आए, सबसे पहले उस स्कीम को आप इवैल्यूएट करें ऑन द बेसिस ऑफ दिस। गुरदीप सेज इज टाइम फैक्टर कंसीडर्ड टू बी अ लिमिटेशन? देन सर लिमिटेशन नहीं है, उसकी वैल्यू के ऊपर डाउन हो रहा है बेटा। सो किसकी लिमिटेशन को अगर हम बात करें, और देयर इज समथिंग टू कंपनसेट द लॉस ड्यू टू लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। गुरदीप आपके क्वेश्चन का आंसर है बेटा, आप बैंक में जाते हो, पैसा डिपॉजिट कराते हो, बैंक वाला आपको इंटरेस्ट देता है। आप किसी को ब्याज दे लोन दे रहे हो, उससे इंटरेस्ट मिलता है। आप लोन लेने जाते हो, आपको इंटरेस्ट मिलता है। क्यों? इंटरेस्ट इज नॉट ओनली कमाई, इंटरेस्ट दो कॉम्बिनेशन से बना है। एक, उसने आपको पैसा दिया, पैसे से जुदा हो रहा है। दूसरा, वो रिस्क ले रहा है कहीं पैसा डूब ना जाए, तो वो उस दोनों के बदले में आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बेटा। तो वो जो जुदा ना हो जाए, उसकी वैल्यू 100 रुपए की 100 रुपए के बराबर रहे। पीछे यू माइट हैव अ क्वेश्चन बेटा, हमारा इन्फ्लेशन रेट था अराउंड 8%, 9%। इट मीन्स कि 100 रुपी एक साल में 109 रुपए के बराबर चीज हो जाती है। बैंक वाले दे रहे थे 6%। तो कहते थे इट वाज अ क्वेश्चन कि क्या बैंक में पैसा रखना घाटे का सौदा है? इज इट अ नुकसानदायक? वाई इट इज नुकसानदायक? वाई? बिकॉज 106 रुपए मिलेंगे, मार्केट में उसी चीज की कॉस्ट 109 रुपए हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है। दैट इज वाई पीपल गो फॉर कॉम्पनसेटिंग कि नहीं मुझे तो इतनी चाहिए ताकि तेरे को 100 रुपया उधार दिया, एटलीस्ट मेरा 100 रुपया तो उसके बराबर आ जाए। तो जितने भी इंश्योरेंस वाले होते हैं वो बेटा जब अपनी कोई भी स्कीम डेवलप करते हैं, दे डेवलप विद दिस सेंस कि ये उसकी जो उनको प्रॉफिटेबिलिटी का जो एंगल है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ होता है। और माइंड इट,
बहुत कम लोग टाइम वैल्यू ऑफ कंसेप्ट को लगाते हैं, सब उसको समझते हैं 12 लाख और 25 लाख, इवैल्यूएट करते हैं, काम खत्म हो जाता है। बट फाइनेंसिस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक सेपरेट कंसेप्ट है बेटा। दिस इज द नंबर 1 एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। आई होप कि ये जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इस तरीके से होता है कि इसको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का पार्ट है, उसका पार्ट ये है